तो कैसे हैं आप लोग। चलो फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले लिखित व विस्तृत संविधान है और इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी मूलतः। लेकिन वर्तमान में 468 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां बढ़ गई और 3 भाग बढ़कर 25 भाग हो गए हैं। और भारतीय संविधान की जटिलता के कारण आइवर जेनिंग ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। आइवर जेनिंग ने वकीलों का स्वर्ग कहा। फिर संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या है कि इसकी प्रस्तावना जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट है इसमें। और अर्नेस्ट बाकर ने संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या कहा था कि यह तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। और संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने कहा था। फिर संप्रभु संपन्न राज्य हैं भारत, ठीक है, तो यह विशेषता है। संप्रभुता किसी राष्ट्र की मुख्य विशेषता है। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और विदेशिक नीति स्वयं निर्धारित करता हो तथा बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो। इस संदर्भ में भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो पहली क्या थी? पहली तो यह विशेषता थी कि भारत का लिखित संविधान है और दूसरी यह थी कि इसके अंदर प्रस्तावना है और संप्रभु राष्ट्र है भारत। और फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका तात्पर्य है भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है। गणराज्य से तात्पर्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। तो गणराज्य का मतलब क्या है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन ब्रिटेन में तो वंशानुगत होता है। भारत में लोकतंत्र व गणतंत्र हैं, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र व राजतंत्र है। तो ध्यान रखें, भारत में क्या है? लोकतंत्र व गणतंत्र हैं, ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र व राजतंत्र हैं। तो यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं भारत, यह भी एक विशेषता है संविधान की। फिर है संसदीय सरकार, संसदात्मक सरकार। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। फिर क्या है कि भारत में दोहरे प्रमुख होते हैं, ठीक है, दोहरे प्रमुख होते हैं। जैसे नाम मात्र और औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, जिसका अनुच्छेद 75B के अंदर ऐसे उल्लेख किया है। और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब मूल क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली भी कहा जा सकता है। किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 75 के 3 के अंदर है, ठीक है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, इसके अनुसार ये भी देखा जाता है। फिर पुष्पेंद्र पंत द्वारा लिखित विश्व का इतिहास पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया है कि सर्वप्रथम संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में आरंभ हुई थी। भारत ने ब्रिटेन से अपनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना ली, ठीक है। फिर है भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है कि राज्य का प्रमुख ही सरकार का प्रमुख होता है। कार्यपालिका और व्यवसायिका परस्पर पृथक होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है और कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो कि अमेरिका के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो ठीक है, अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? एक तो लिखित व विस्तृत संविधान है, संविधान की प्रस्तावना भी है, संप्रभु राष्ट्र है अपना भारत, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह भी विशेषता है, संसदीय सरकार है, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर पर आधारित है ब्रिटेन के। और उसके अलावा क्या है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, न ही कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद का खुद सिलेक्शन करता है और अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री सिलेक्शन करता है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर है मूल अधिकार दिए गए संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 3 12 से 35 तक मूल अधिकार शामिल है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता है। यह भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और 12 से 35 तक हैं, भाग 3 के अंदर हैं। और
फिर देखते हैं डीपीएसपी भी संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान के भाग 4 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को क्या संविधान की आत्मा कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। और प्रस्तावना को ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? यह तो एक संविधान का सूक्ष्म चित्र है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा था। और उसके अलावा भारतीय संविधान की और क्या विशेषताएं हैं? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय भी है। भारत में न्यायपालिका संविधान एवं मूल अधिकारों की संरक्षक है। ठीक है, क्या न्यायपालिका क्या है? संविधान एवं मूल अधिकारों की संरक्षक है, संविधान की और मूल अधिकारों की। ठीक है, इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं और जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं बना सकती है। तो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका भी विशेषता है। लिखित व विस्तृत संविधान है, डीपीएसपी है और मूल अधिकार है। ठीक है, और क्या है? और द्वैत शासन प्रणाली संघात्मक है, लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है, संप्रभुता संपन्न राज्य है। ठीक है, संसदीय सरकार का मॉडल है, वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन की पे आधारित है। और फिर है एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है भारतीय संविधान में। संसद भी सर्वोच्च है अपने आप में और न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद ने न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है, न ही भारत की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका। देखो, अमेरिका की न्यायपालिका बहुत कठोर है और संसद किसकी मजबूत है? ब्रिटेन की है। तो भारत ने ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की न्यायपालिका दोनों का समन्वय करके संसदीय सर्वोच्चता भी रखी है और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किया है। और अगर डीपीएसपी पूछ लो तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और फिर चलते हैं आगे। कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोर इसलिए है कि भारतीय संविधान में संशोधन करना जटिल प्रक्रिया है, जैसे विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए कुछ प्रावधानों के अंदर, बल्कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं, इसलिए ये लचीला दर्शाता है। तो ये लचीलीपन और कठोरपन का मिश्रण है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान नम्य लचीलेपन का मिश्रण है। और के.सी. वहीयर ने क्या बोला था? के.सी. वहीयर ने क्या बोला था? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। कठोर व लचीले के मध्य संतुलन के.सी. वहीयर ने बोला था। ठीक है, कठोर व लचीले के मध्य संतुलन के.सी. वहीयर ने बोला था। फिर है एकल नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? द्वैत नागरिकता है, लेकिन एकल नागरिकता है भारत में। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया, जो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से लिए गए हैं। एकल नागरिकता से तात्पर्य है भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत राष्ट्र का नागरिक है, न कि किसी प्रांत या राज्य का होगा। ठीक है, ओनली भारत का नागरिक होगा, भले वह किसी भी राज्य में रहे वह भारत का ही होगा। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता की व्यवस्था। वैश्विक मताधिकार प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 326 वैश्विक मताधिकार का अधिकार देता है। आर्टिकल 326 की बात हो रही है। आर्टिकल 326 में क्या है? वैश्विक मताधिकार है। भारत में जिसकी आयु कितनी है वैश्विक मताधिकार की? 18 वर्ष है, वह मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकता है। अपवाद क्या है? संविधान या व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृत, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य वह पंजीकरण नहीं करा सकता है। ठीक है,
18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति या फिर लोग भारत के हो जो वह वयस्क मताधिकार का उन्हें अधिकार है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। और मताधिकार वोट देने का अधिकार है, वह चुनाव लड़ने का अधिकार विधिक अधिकार है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार विधिक अधिकार है। मताधिकार वोट देने का अधिकार वह चुनाव लड़ने का अधिकार विधिक अधिकार है। देखें, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, एक तो अपन वोट देते हैं, ठीक है, और दूसरा चुनाव लड़ते हैं। दोनों मूल अधिकार नहीं हैं, दोनों ही क्या है, विधिक या फिर कानूनी अधिकार हैं। फिर आती है बात आगे कि संविधान व मूल अधिकार नहीं हैं, केवल कानूनी अधिकार है। कौन कौन से? एक तो वोट देने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार। दोनों विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ना कि संवैधानिक। 61वें संविधान संशोधन 1981 के तहत 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और कठोर और लचीलेपन का मिश्रण किसने कहा है? के.सी. वहेयर ने कहा है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, के.सी. वहेयर ने कहा है। केंद्रानुमुख संविधान है, केंद्र सशक्त केंद्र है भारत के अंदर। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन का अधिकार है भारतीय लोगों को? आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दी थी 21 से 18 वर्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब है कि जो राज्य है उसका कोई भी धर्म नहीं है, उसमें सभी धर्म के लोग निवास करेंगे। और पंथ निरपेक्ष शब्द है जो प्रस्तावना में कब जोड़ा था? 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा था। और फिर है समाजवादी राज्य है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित है, ना कि साम्यवाद विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक व सामाजिक शोषण को समाप्त करना। समाजवाद के 42वें संविधान संशोधन 1976 को समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा था। और समाजवाद कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत के अंदर क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद हैं। ठीक है, और फिर चलते हैं आर्थिक, नहीं वो आगे बताऊंगा। ठीक है, आर्थिक जो है, आर्थिक स्वतंत्रता है जो किस किस में है? एक तो प्रस्तावना में उल्लेख है, नहीं आर्थिक न्याय का, आर्थिक न्याय का उल्लेख एक तो प्रस्तावना में है और दूसरा डीपीएसपी में उल्लेख मिलता है आर्थिक न्याय का। फिर है मूल कर्तव्य हैं भारत के अंदर। ठीक है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए थे। 1551A के अंदर जोड़े गए थे और भाग 4A में जोड़े थे। ठीक है, 10 थे और लेकिन 11वां कब जोड़ा था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 10 मूलतः कितने थे? मूलतः संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर समिति ने कितने? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सिफारिश की थी, लेकिन उनमें से अलग भी कुछ कर दिए गए और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी 1976 में। और फिर क्या है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात आती है। 76 से सीधा 2002 में, ठीक है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जो कि शिक्षा का अधिकार का करता है प्रबंध की, मूल कर्तव्य का प्रबंध कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य सोवियत संघ या फिर रूस से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रूस से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए गए हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई। संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने व शिक्षण संस्थानों की स्थापना की प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 29 व 30 के अंदर अल्पसंख्यकों के प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 326 में प्रावधान है वयस्क मताधिकार का। और 86वें संविधान संशोधन
द्वारा 2002 में क्या जोड़ा गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। विधि का शासन है भारत के अंदर, ठीक है। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो भारत में क्या है, विधि का शासन है और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है त्रिस्तरीय प्रणाली, केंद्रीकृत प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों, पंचायती राज, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस प्रकार केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है जो विश्व के अन्य संविधान में नहीं है। तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। संवैधानिक सरकार, ऐसी सरकार में शक्ति का स्रोत संविधान होता है और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। कैसे कि संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा सकती है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान होती है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसमें सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्रोत संविधान है, ठीक है। न्यायपालिका का स्रोत कौन है, संविधान है। कार्यपालिका और विधायिका का स्रोत क्या है, संविधान है। यह सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, अर्थात संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करती है। कौन, सरकार। तो संवैधानिक सरकार है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन है भारत के अंदर। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है। 29 और 30 के अंदर आर्टिकल में मूल कर्तव्य भी हैं 51A के अंदर। और समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, केंद्रानुमुख संविधान है और वश्यक मताधिकार, एकल नागरिकता है, कठोर लचीले का संविधान है। और के.सी. वेयर ने तो क्या बोला था कि भारतीय संविधान तो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रित रूप है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। डीपीएससी मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, ठीक है, का भी उपबंध है। संसदीय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुता, संविधान की प्रस्तावना भी उल्लेख इनका मिलता है। फिर क्या है आगे बिंदु कि हाँ, विधि का शासन हो गया था, संवैधानिक सरकार हो गई थी। हाँ, अर्धसंघात्मक संविधान है। भारत का क्या है, अर्धसंघात्मक संविधान है। कैसे, भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि दोनों का समन्वय है, ठीक है। अर्धसंघात्मक बोल सकते हैं या दोनों का समन्वय है। यह अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। भारत कनाडा प्रतिरूप का संघ है, ठीक है। भारत में कनाडा प्रतिरूप का संघ है। अतः भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, मूल रूप से संविधानक है, परंतु इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि हो। तो संघीय सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखता है कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए संघात्मक सिद्धांत की अपेक्षा। तो यह थी क्या विशेषताएं भारतीय संविधान की, आरएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार और इन्हें याद करें, आपको याद हो जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियोस को, और कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या सुधार करना है, क्या बदलाव करना है। धन्यवाद दोस्तों।